नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है यूपी पीसीएस और आरएआरएस से रिलेटेड है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रदान करता है। और दूसरा कथन है, यह प्रावधान करता है कि संविधान संशोधन एक कानून नहीं है और इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। अनुच्छेद 13 जो है वो प्रावधान करता है कि किसी भी मूल अधिकार से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाले सभी कानून जो है शून्य होंगे। दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और इसके अलावा अनुच्छेद 13 जो है प्रावधान करता है कि संवैधानिक संशोधन एक कानून नहीं है, अतः इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। इसे प्रावधान जो है संविधान संशोधन एक कानून नहीं है और इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, या जो है वो अनुच्छेद 13 प्रावधान करता है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, शपथ या प्रतिज्ञा में संप्रभुता और अखंडता शब्द 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा जोड़े गए थे। और दूसरा कथन है, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर अधिनियमित किया गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। लोकसभा में बहस या मतदान करने के लिए एक लोकसभा में बहस और मतदान करने के लिए एक संसद सदस्य को अनुच्छेद 99 के तहत संविधान में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञा का पालन करके सदन में अपनी सदस्यता धारण करनी होती है। और इस शपथ में अंतिम परिवर्तन जो 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि शपथ लेने वाले भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और यह संशोधन जो है वो राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों कथन जो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य प्रमुख कहा गया है? संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली की योजना में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति जो है वो राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है। तो इस पर इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का प्रमुख पूछा गया तो राष्ट्रपति होगा, अगर इस सरकार का प्रमुख पूछा गया होता तो यहाँ प्रधानमंत्री होता। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसादाप्रयत्न पद धारण करता है। और कारण में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को किसी भी पदमुक्त किया किसी भी समय, यहाँ समय होना चाहिए, किसी भी समय पदमुक्त किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 75 के तहत। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो नहीं होता, कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसादाप्रयत्न पद धारण करता है। हालांकि यह तात्पर्य नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को पदमुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार जो कारण है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और अभिकथन जो है वो सत्य है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि संघ का राष्ट्रपति।
यह कथन जो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 76, और यह जो है वो अनुच्छेद 75 में कहा गया है, सॉरी अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, ये जो दो अनुच्छेद हैं वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ओके, और यह जो अनुच्छेद 75 में कहा गया है, यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रावधानों से संबंधित है? संसद के प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद जो है वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 जो संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो वो 250 निर्धारित है, जिसमें 238 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं और 12 जो राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसमें से 238 जो है वो राज्य और स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश से निर्धारित होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं, और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम कुल सदस्य संख्या राज्यसभा में 250 है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है वो 245 है। वर्तमान में 245 सदस्य जो है राज्यसभा में चुने जाते हैं, राज्यसभा में है। ओके, जिसमें से 229 जो है वो केंद्र सरकार, 229 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य होते हैं, और 12 जो है वो 29 जो है वो 229 सदस्य जो है वो राज्यों से होते हैं, और 4 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। 29 स्टेट से और 4 जो हैं वो यूटी से हैं, केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं वर्तमान में। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का नाम परिवर्तन के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के नाम परिवर्तन के लिए संसद को प्रावधान किया गया है। तो इसमें संसद में प्रावधान किया गया, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता को संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता को संवैधानिक मान्यता जो है वो 1977 में प्रदान की गई है। विपक्ष के नेता जो हो वे कौन है? सबसे बड़े विपक्ष दल के नेता जिसकी सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा से कम ना हो, उसे सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। ओके, सदस्य मतलब कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा से कम ना हो, और उससे ज़्यादा होगा तो वह सदन में विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है उसे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। 1977 में जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचेतक के पद के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। दूसरा कथन है, प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष या संसद में अपना सचेतक होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सचेतक जो है वो उसे विप भी कहते हैं। ओके, सचेतक को विप भी कहते हैं।
भारतीय संविधान जो सदन के नियम, भारतीय संविधान, सदन के नियम और संसदीय कानून, किसी में भी सचेतक के पद का कोई उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष, या संसद में अपना सचेतक नियुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु जो है 30 वर्ष से पूरी होनी चाहिए। और ऑप्शन बी है, उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ऑप्शन सी है, उनका निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल के समान ही है। और ऑप्शन डी है, उनका चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यता पूरी करनी चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक हो, और दूसरे है उसकी आयु जो 35 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 30 वर्ष, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। और वह उसे राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए अर्हत होना चाहिए। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सही है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सांसदीय शब्दावली और सूची 2 में परिभाषाएं। सत्रवासन, सत्रवासन जो स्थगन के विपरीत, सत्रवासन सदन की बैठक के साथ साथ सत्र को भी समाप्त करता है। यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। सत्र की समाप्ति ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और स्थगन जो है वो स्थगन एक बैठक में काम को एक निर्दिष्ट समय के लिए निलंबित कर देता है, जो घंटा, दिन या सप्ताह हो सकता है, निर्दिष्ट कर देता है। ओके, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और आहुति जो है संसद के सभी सदस्यों को सत्र के लिए बुलाने की प्रक्रिया है। आहुति संसद के सभी सदस्यों को बैठक के लिए बुलाने की प्रक्रिया जो आहुति कहलाती है। तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और गणपूर्ति जो बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। गणपूर्ति ओके, या कोरम, इसे कोरम भी कहते हैं। तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 3 4 तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संविधान संशोधन अधिनियम और सूची 2 में विषय। बावनवां संविधान संशोधन अधिनियम, यह जो है वो 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। और यह जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है दल विरोधी कानून से संबंधित है। तो सी का ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और 61वां संविधान संशोधन जो है वो 1988 में 61वां संविधान संशोधन लाया गया था। और यह मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में लाया गया था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। और यह पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा। और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को अनिवार्य बनाया गया था। यानी पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित जो 73वां संविधान संशोधन है। तो इस सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में लाया गया था। 2002 में लाया गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, जिससे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित हुई। तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 2 1 4 3 2 1 और डी जो है वो 4 कर लो। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, किसी राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। और दूसरा कारण में कहा जा रहा है कि जब राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है तो विधेयक के अधिनियमन में उसकी कोई भी भूमिका नहीं रहती है। किसी राज्य का राज्यपाल जो धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, तो इस पर जो अभिकथन है वो सही है। और जब राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है तो वह विधेयक के अधिनियमन में उसकी कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो इसका जो कारण है वो भी सही है। और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत को विनाशकारी राज्य का विनाशी पहला अभिकथन ए, भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। संविधान संसद को उनकी सहमति के बिना एक नए राज्य निर्माण या मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमा या नामों को परिवर्तन करने का अधिकार देता है। और भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है अभिकथन है वो सही है। ओके, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार जो राज्यों को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार जो है वो संघ को समाप्त नहीं कर सकती। इसका कहने का तात्पर्य यही है। ओके, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ जो है वो इसका तात्पर्य है केंद्र सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार जो है वो केंद्र को समाप्त नहीं कर सकते। ओके, और किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी जो है संविधान द्वारा नहीं दी गई है। तो इसका जो कारण है वो भी सही है। और कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वन सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची वन में मूल अधिकार और सूची दो में अनुच्छेद। गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण। गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण यानी यह जो है वो अनुच्छेद 20 में कहा गया है। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 20 में है। ओके, सॉरी, अनुच्छेद 22 में। गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित संरक्षण का प्रावधान जो है वो इसका संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में कहा गया है। तो ए का दो से सुमेलित हो जाएगा। अपराध की दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 में इसका प्रावधान है। तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा और और मानव व्यापार पर निषेध जो है वो अनुच्छेद 23 में इसका प्रावधान है। तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 1 4 तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। दूसरा कथन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द शामिल किए गए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो इसे उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और जिसे पंडित नेहरू ने तैयार किया था और स्थानांतरित किया था। प्रस्तावना में संविधान को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है और इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे, ना कि लोकतांत्रिक शब्द। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता
अखंडता शब्द शामिल किए गए थे, ना कि लोकतांत्रिक शब्द। तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय के मामलों पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ से अंत तक लेकर अंतिम मामले तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है केशवानंद भारती मामला, दूसरा है गोलकनाथ मामला, तीसरा है मेनका गांधी मामला और चौथा है मिनर्वा मिल्स मामला। गोलकनाथ मामला जो 1967 में आया था 1967 में गोलकनाथ मामला आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। उसके बाद आया केशवानंद भारती मामला, यह 1973 में आया था। केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया था और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचा सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके बाद आया मेनका गांधी मामला। मेनका गांधी मामला जो है वो 1978 में, मेनका गांधी मामला 1978 में आया और इस मामले में संविधान ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या का विस्तार किया। और उसके बाद आया मिनर्वा मिल्स मामला, यह 1980 में आया। मिनर्वा मिल्स मामला जो है 1980 में आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय संविधान जो मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है। तो इस प्रकार जो सबसे पहले गोलकनाथ मामला है, फिर केशवानंद भारती मामला, फिर मेनका गांधी मामला, फिर मिनर्वा मिल्स मामला। तो इसमें 2, 1, 3, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2, 1, 3, 4, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है। सबसे पहले भारतीय प्रस्तावना में संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य या जो है सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 के संदर्भ अनुसार भारत के संविधान में शामिल थे। 26 नवंबर 1949 के अनुसार जो भारत के संविधान में एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है। पहला है, इसका गठन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव द्वारा किया गया था और दूसरा कथन है, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ऑप्शन सी है, यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय थी और ऑप्शन डी है, ए और सी दोनों सही हैं। संविधान सभा का गठन जो है वो वर्ष 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था, ना कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो गलत है। ओके, और इसकी पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो संविधान सभा के संबंध में सत्य है और इसके सदस्यों को भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया था, न कि निर्वाचन निकाय द्वारा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो गलत है। तो इसमें पूछा गया संविधान सभा के संबंध में कौन सत्य नहीं है, तो इसमें ए और सी जो सत्य नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संविधान सभा की समितियां और सूची 2 में अध्यक्ष। सदन समिति के अध्यक्ष जो है बी पट्टाभी सीतारामैया थे। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और प्रक्रिया नियम समिति के सदस्य जो थे, प्रक्रिया नियम समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और मूल अधिकार उप समिति के सदस्य जो थे वो जेवी कृपलानी थे। तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। भारत के संविधान की छठी अनुसूची जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान करती है।
ताकि इन राज्यों में आदिवासी आबादी के अधिकार की रक्षा की जा सके। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है मणिपुर जो है वो छठी अनुसूची के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची भारत के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन नियम में से किसके द्वारा सम्मिलित की गई थी? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जो पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा किया गया था। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन या उसे असंगत करने वाले सभी कानून शून्य या अमान्य है। और कारण में कहा जा रहा है कि केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान के पहले बनाए गए कोई भी कानून उस सीमा तक अमान्य है जब तक वे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही नहीं है। ओके, अभिकथन जो है वो सही नहीं है, या प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 13 में कहा गया, ना कि 12 में। तो इस प्रकार अभिकथन जो है गलत है। और केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है। तो इस प्रकार जो कारण है वो सही है। ओके, तो इसमें अभिकथन जो गलत है और कारण जो है सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो मूल अधिकारों के रूप में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 25 में जो है वो प्रचार पर धर्म को आबद्ध रूप से प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक मामले का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 27 जो है वो किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 28 जो है वो कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 27 जो है वो करों के भुगतान से स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए है बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार। ऑप्शन बी है कानूनी प्रकृति का कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार। ऑप्शन सी है सहकारी समिति बनाने का अधिकार। और ऑप्शन डी है भारत के बाहर यात्रा करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 जो है वो सभी नागरिकों को 6 अधिकार गारंटी देता है, 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी देता है। पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा है संघ बनाने की अधिकार। चौथा है आबाद संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार। और छठा है कोई भी पेशा अपनाने या व्यवसाय करने का अधिकार। भारत से बाहर यात्रा करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निरर्थक होगा कहा? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान निरर्थक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला अर्धसंघी विलियम राइकर, ऑप्शन बी है बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिसस जोन्स, ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनविल ऑस्टिन, और ऑप्शन डी है फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स। अर्धसंघी जो है वो भारतीय संविधान को केसी व्हीलर ने अर्धसंघी कहा था, ना कि विलियम राइकर ने। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, ऑप्शन बी है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी है समस्त देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने मूल सूची में 4 नए निर्देश तत्व शामिल किए, जो हैं बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, या जो अनुच्छेद 29 में शामिल किया गया, और अनुच्छेद 39 और समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध कराना, यह अनुच्छेद 39A में इसका प्रावधान किया गया, ये जोड़ा गया अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना जो है वो अनुच्छेद 43, इसको अनुच्छेद 43A जोड़ा गया। और पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना, यह अनुच्छेद 48A जोड़ा गया। ये 4 अनुच्छेद जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़े गए थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, ये अनुच्छेद 39 जोड़ा गया था। ओके, आर्टिकल 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? संघीय सरकार की विशेषता में आते हैं दोहरी सरकार, लिखित संविधान, केंद्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, अन्वय संविधान, स्वतंत्र संविधान और द्विसदनीय विधायिका। नमय संविधान जो है वो संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर होगा, नमय नहीं बल्कि अन्वय संविधान जो है वो संघीय सरकार की विशेषता है, नमय नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है? भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो है वो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, और संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 जो केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। तो इसमें बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
यदि संसद को राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो राज्य अपने उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित करती है। तो इस पे बहुमत होता है। ओके, तो इस प्रकार वह कानून बनता है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रोटेम स्पीकर संसद के कार्रवाई संचालन करने के लिए सीमित समय अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है। और दूसरा कथन है, जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर जो है एक अस्थायी स्पीकर होता है, अस्थायी स्पीकर होता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है एक अस्थायी स्पीकर होता है जिसे संसद या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही संचालन करने के लिए सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का पद जो है समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों कथन जो सही है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? सबसे पहले जाकिर हुसैन का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के रूप में जाकिर हुसैन का कार्यकाल जो है वो 1967 से 69 तक था। 1967 से 69 तक था। 1967 से 69 तक जाकिर हुसैन का कार्यकाल था। फिर वीवी गिरी का कार्यकाल जो है 1969 से 74 तक 1969 से 74 तक था। फिर फरखुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल जो है वो 1974 से 1977 तक था। 1977 तक फरखुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल था। फिर शंकर नायर का कार्यकाल जो है वो 1992 से 1997 तक था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यह सही कालानुक्रमिक क्रम है। ओके, राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। और दूसरा कथन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पत्र संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति जो है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, उपराष्ट्रपति। और वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति जो अपने पद पर प्रवेश करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। हालांकि वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करके किसी भी समय अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे सकता है। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करके अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे सकता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति अपने पद पर प्रवेश करने की तिथि से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। और वह जो है वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करके अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे सकता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों कथन जो है सही है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक पर लागू नहीं होता है। और दूसरा कथन है, राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। संयुक्त बैठक जो है किसी विधेयक को पारित करने पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई एक विशिष्ट प्रावधान है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयक पर लागू होता है, धन विधेयक या संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर नहीं लागू होता। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। संयुक्त बैठक जो है वो केवल साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयक पर लागू होता है, धन विधेयक या संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर नहीं लागू होता है। और
लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो है वो उपाध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, और यदि उपाध्यक्ष की संयुक्त बैठक से अनुपस्थिति हो तो राज्यसभा का उपसभापति जो है वो अध्यक्षता करता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत है। यह लोकसभा का अध्यक्ष ना कि राज्यसभा का। ओके, तो इसमें कथन 2 जो है वो गलत है। तो इसमें केवल एक सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसने वर्ष 1774 में बॉम्बे में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल थे। और दूसरा कथन है इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की। लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग जो है इस पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ना कि बम्बई में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। ओके, और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल थे। इसमें लॉर्ड इम्फे जो है वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें जो पहला कथन है वो गलत है, इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? पीटर्स इंडिया एक्ट की एक विशिष्ट विशेषता जो नहीं है वो है इसने राजस्व मामले और राजस्व संग्रह से संबंधित मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटा दिया था। यह जो है वो पीटर्स इंडिया एक्ट में नहीं कहा गया है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। और मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो इस वजह से मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू सो मच। ओके।